चलिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में हम लोग देखते हैं। क्या है निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? निरंकुशवाद का सामान्य अर्थ है एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहते हैं जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। चलिए अगला देखते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। दूसरा है फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? अथवा हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाकों में चूहे बहुत थे, व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट का आंसर देखते हैं। नागरिकों में सामूहिक पहचान अथवा एक राष्ट्र के नागरिक होने का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए। पहला, पितृभूमि तथा नागरिक जैसे राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया। दूसरा, नागरिकों के एक समान अधिकारों का समर्थन किया गया। तीसरा, नए राष्ट्र ध्वज का निर्माण किया गया। चौथा, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई तथा सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए गए। पांचवा, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। छठा, क्षेत्रीय बोलियों के स्थान पर फ्रेंच की जन सामान्य की भाषा बनाने का प्रयास किया गया। चलिए अच्छा, अब दूसरे पार्ट का आंसर देखते हैं। तो देखिए दूसरा पार्ट का आंसर आपको कैसे लिखना है, और इसके पहले वाले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करके भी देख सकते हो। मैथ्स मैं आपको बता दूं, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, हनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले क्षेत्र को सुंदर और साफ सुथरा बनाया गया था। वहाँ जल निकासी की उचित व्यवस्था, इसके लिए विशाल शिविर बनाए गए थे। यही शिविर चूहों के पनपने के स्थल बन गए। ये शिविर चूहों के आवागमन के लिए भी आदर्श थे। इनमें से होते हुए चूहे पूरे शहर में बिना रोक टोक के घूमते रहते थे। वह फ्रांसीसियों के घरों में घुस जाते थे। अतः 1902 में उन्हें पकड़ने का अभियान चलाया गया। इस काम पर वियतनामियों को लगाया गया। उन्हें हर चूहे के बदले इनाम दिया जाने लगा। चूहों की संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 30 मई 1902 को एक ही दिन में 20,000 चूहे पकड़े गए। ठीक है, हनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले क्षेत्र में ये चीज हुआ था। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए। खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी, व्याख्या कीजिए। तो हम पहले पार्ट का आंसर देखते हैं। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो बंधुओं ने चलाया था। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की को हार हुई। ऐसे अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। सुल्तान को शक्तियों से वंचित कर दिया गया, यहाँ तक उन क्षेत्रों में भी उनके नियंत्रण में रह गए थे। इससे भारत के मुसलमानों में रोष पैदा हुआ। अब चलिए दूसरे पार्ट का आंसर देखते हैं। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन अभी आपको दोनों क्वेश्चन तैयार करना है, पता नहीं कौन सा पूछ ले। भारत में वियतनाम तथा अन्य कई देशों की तरह आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से घनिष्ठ रूप में संबंध रही है। लोग उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में अपनी एकता की खोज करने में सफल हुए। उपनिवेशवाद के अधीन दमित होने की भावना ने एक ऐसी श्रृंखला प्रदान की जिसमें विभिन्न गुट परस्पर संगठित हो गए। ठीक है, चलिए अब और इम्पोर्टेंट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वीटो का क्या तात्पर्य है? युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, क्यों? तो इसका आंसर देखिए। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स में हुआ। इस व्यवस्था के अधीन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम कहते हैं IMF, की स्थापना की गई। पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। चलिए ओके, आगे देखते हैं। इसी पार्ट का आंसर है, इस अनुबंध की मुख्य शर्त इस प्रकार थी। पहला, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा IBRD, जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं, का गठन। दूसरा,
तालमेल वाले विदेशी विनिमय दर व्यवस्था लागू की गई, अर्थात विनिमय दर निश्चित की गई थी परंतु इसमें आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन का प्रावधान था। मुद्राएं व्यापार संबंधी तथा अन्य चालू खाते के लेन देन के लिए परिवर्तनीय बनाई गई, तथापि सरकार पूंजी प्रवाह के संचालन की शक्ति रखती थी। तीसरा, सभी सदस्य देशों को IMF की पूंजी के लिए चंदा देना होता था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, अथवा लोगों को मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंग्लैंड में 19वीं सदी में मनोरंजन के कौन कौन से साधन सामने आए, चर्चा करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर, पहले पार्ट का आंसर हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। जब ब्रिटिश मिलें युद्धकाल में सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन में व्यस्त थी, तब भारत में मैनचेस्टर का आयात कम हुआ। दूसरा पार्ट, अचानक भारतीय मिलों की आपूर्ति के लिए विशाल बाजार मिल गया। तीसरा, युद्ध लंबा खिंच गया तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए बोरियां, बर्दी, तंबू, चमड़े के जूते, घोड़े और खच्चर की जीन तथा अन्य कई सामान बनने लगे। चौथा, नए कारखाने लगाए गए और पुरानों में कई पालियों में काम होने लगा। बहुत से नए मजदूरों को काम पर रखा गया और प्रत्येक को पहले से भी अधिक समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध काल में औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। अब चलिए दूसरे पार्ट का आंसर देखते हैं। तो आइए चेक करते हैं। मनोरंजन के परंपरागत साधन। इंग्लैंड में 19वीं सदी में समाज के सभी वर्गों के लिए मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे। इनमें से मुख्य साधन निम्नलिखित थे। पहला, धनी ब्रिटेन वासियों के लिए बहुत पहले से ही लंदन सीजन की परंपरा चली आ रही थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 300 से 400 संप्रभात परिवारों के लिए ओपेरा, रंगमंच और शास्त्रीय संगीत आदि कई प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन किए जाते थे। दूसरा, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग अपना खाली समय पब या शराब घरों में बिताते थे। इस अवसर पर वे समाचारों का आदान प्रदान करते थे और कभी कभी राजनीतिक विषयों पर भी बातचीत करते थे। अब देखते हैं मनोरंजन के नए साधन। मनोरंजन के नए साधन धीरे धीरे आम लोगों के लिए भी मनोरंजन के नए तरीके सामने आने लगे। इनमें से कुछ सरकारी धन से आरंभ किए गए थे। पहला, लोगों को इतिहास का बोध कराने के लिए, ब्रिटेन की उपलब्धियों से परिचित कराने के लिए बहुत से पुस्तकालय, कला दीर्घाए और संग्रहालय खोले गए। म्यूजियम में आने वाले वार्षिक संख्या केवल 15,000 थी, परंतु 1810 से इस संग्रहालय में प्रवेश शुल्क समाप्त कर दिया गया, जिससे दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। दूसरा, निचले वर्ग के लोगों में संगीत सभा काफी लोकप्रिय थी। तीसरा, 20वीं सदी तक विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए सिनेमा भी मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन बन गया। चौथा, ब्रिटेन के कारखाना मजदूर छुट्टी के दिनों के समुद्र किनारे बैठकर खुली धूप और स्वच्छ वायु का आनंद लेते थे। आइए चलिए इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्या है, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ, चर्चा कीजिए। अथवा ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलावों से पाठिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ, व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले पार्ट का आंसर देखते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय 19वीं सदी में मुद्रण निर्धन लोगों तक पहुंचा। प्रकाशकों ने छोटी और सस्ती पुस्तकें छापनी शुरू कर दी। इन पुस्तकालयों को चौराहों पर बेचा जाता था। ईसाई मिशनरियों तथा संपन्न लोगों द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय भी खोले गए। दूसरा, वर्ग भेद के मुद्दे को उछालना। 19वीं सदी के अंत में कई लेखकों ने वर्ग भेद के मुद्दे पर लिखना शुरू किया। ज्योतिबा फूले एक समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न जाति की शोचनीय दशा के बारे में लिखा। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था के अन्यायों के विषय में लिखा। दूसरा, 20वीं सदी में BR अम्बेडकर ने भी जाति व्यवस्था के विरुद्ध डटकर लिखा। उन्होंने छुआछूत के विरुद्ध में भी लिखा। तीसरा, EV रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार भी कहते हैं। किनको? EB रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियर भी कहते हैं, ने मद्रास में व्याप्त जाति व्यवस्था के विषय में लिखा। इन लेखकों का लेखन पूरे भारत के लोगों द्वारा पढ़ा जाता था। स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का भविष्य निर्मित करने के लिए पत्र, पत्रिकाएं और गुटके छापे। चलिए दूसरे पार्ट का आंसर देखते हैं। दूसरे पार्ट का आंसर देखिए।
पहला पॉइंट ऐसे ही आपको एग्जाम में पॉइंट बना के लिखना है, क्योंकि टीचर ऐसे स्टोरी में आप पूरा लिख देंगे तो उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगी। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हाईलाइट भी ऐसे कर देनी है। हाईलाइट मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भी कलर लेकर ऐसे हाईलाइट कर रहे हो, बस पेन से उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देना है, ताकि टीचर का जो ध्यान हो वो उस पर पड़े, ठीक है, और आपको मार्क्स मिले अच्छे से। पहला पॉइंट आपको लिखना है, 18वीं सदी के उपन्यासों का सबसे रोमांचक पहलू ये था कि उन्हें महिलाओं ने भी पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। इस सदी में मध्य वर्ग अधिक समृद्ध बन गए थे। महिलाओं को उपन्यास पढ़ने और लिखने के लिए अधिक समय मिलने लगा था। इन उपन्यासों ने महिलाओं के संसार, उनकी भावनाओं, पहचान, अनुभव तथा समस्याओं के विषय में खोज करनी शुरू कर दी थी। दूसरा पॉइंट, कई उपन्यास घरेलू जीवन से संबंधित थे। ऐसा कथ्य जिसके विषय में नारियों को अधिकाधिक तौर पर कुछ कहने की सामर्थ्य थी, उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा, घरेलू जीवन के विषय में लिखा और पाठकों में अपनी पहचान बनाई। चलिए तीसरा पॉइंट चेक करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जेन ऑस्टिन के उपन्यासों में 19वीं सदी के प्रारंभिक ब्रिटेन के ग्रामीण कुलीन समाज की झलक मिलती है। इनसे ऐसे समाज के विषय में सोचने की प्रेरणा मिलती है जहां महिलाओं की धनी या संपत्ति वाले दूल्हे खोजकर अच्छी शादियां करने के लिए उत्साहित किया जाता था। उनके उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का प्रथम वाक्य है, ये एक सार्वभौम सत्य है कि कोई अकेला आदमी यदि संपन्न है तो उसे एक पत्नी की चाहत अवश्य होगी। चलिए अब यहाँ पे जो है आपको एक मानचित्र दिया होगा विश्व का, और इसमें बोला है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। पहला है लंदन और दूसरा है यूरोप। तो लंदन देखिए यहाँ पर है और यूरोप यहाँ पे है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भूगोल आ चुका है, ठीक है। तो भूगोल को हम नेक्स्ट पार्ट में कंसिडर करेंगे। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए।